पे आ गए थे। तो लैंग्विज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स का भी कुछ क्वेश्चन कर लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को अप्रूवल दिया गया है और किस आर्टिकल के तहत लैंग्वेज से संबंधित क्या प्रोविजन। आज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 344। ये आर्टिकल 344 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात की गई थी वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट के 5 इयर्स बाद एक कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसको राजकीय भाषा आयोग का नाम दिया जाएगा, कि लैंग्वेज कमीशन का नाम दिया जाएगा। वो गठित किया गया 1955 में। बीजी खेर उसके अध्यक्ष थे और 21 सदस्य और थे उस आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जो 1957 में पब्लिश होके आई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट में 2 अहम चीजों को जगह दी थी। फर्स्ट चीज इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि अंग्रेजी के स्थान पर, इंग्लिश के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा हिंदी के प्रयोग की सिफारिश की थी। और वो सिफारिश इसीलिए ही नहीं की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग की हिंदी को विकसित करना था या हिंदी का बोलबाला बनाना था, बल्कि भारत में ज्यादा लोग हिंदी को बोलते भी थे और समझते। दूसरी इस आयोग की सिफारिश थी कि सरकार का, चाहे वो सेंटर की है चाहे स्टेट की है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या फिर न्यायपालिकाओं का जो काम है, जुडिशरी सिस्टम में जिस लैंग्वेज को यूज किया जाता है वो रीजनल लैंग्वेज को ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन सेंटर और स्टेट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए जो पत्राचार करना पड़ता है, ऑफिशियल वर्क जो होता है, उसमें हिंदी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि 5 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट होगा, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। तो उसी पहल पे बार बार कमीशन अपॉइंट ना करके 1960 में या इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 1959 के इरा में एक समिति का ही निर्माण कर दिया गया था जो संयुक्त संसदीय समिति थी। संयुक्त संसदीय क्यों थी? क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य ही शामिल थे, जिसको राजकीय भाषा समिति के नाम से जाना जाता है। यह समिति वर्तमान में भी है और इस समिति के अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होते हैं। पहले 2014 में जब इस समिति में गृह मंत्री, जब भी सरकार का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए समिति का निर्माण किया जाता है, तब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, वो इस समिति के अध्यक्ष थे। अब अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष। और इस समिति ने भाषा से संबंधित अपने कुछ सुझाव या आदेश राष्ट्रपति को 1960 में प्रस्तुत किए थे। और वो सुझाव क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 1965 के बाद संघ की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। तो ये कहा गया था कि संविधान लागू होने से 15 साल तक अंग्रेजी का यूज किया जाएगा। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि 65 से कंप्लीटली हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन अंग्रेजी को भी सहयोगी भाषा, कोऑपरेटिव लैंग्वेज के रूप में हमें अब जारी रखना होगा। नेक्स्ट, यूपीएससी के जो एग्जाम होते थे या सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते थे, वो पहले सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आते थे, उसमें हिंदी को भी मीडियम बनाया जाएगा जिससे कि वो बाइलिंगुअल एग्जाम हो। नेक्स्ट, समिति ने कहा था कि 1965 में अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग होने की बात जो कही गई थी 1965 तक, वो आगे अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। और यूनिवर्सिटीज में भी अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा कि सारी यूनिवर्सिटीज में रीजनल लैंग्वेज भी, जिस रीजन में वो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश है, साथ ही साथ हिंदी को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 में इस संसदीय समिति का ही एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, जिसको 65 की धाराओं में कुछ परिवर्तित स्वरूप भी माना जाता है। और उस अधिनियम के तहत अंग्रेजी भाषा को सभी कार्यालयों में अनिश्चित काल के नियुक्त कर दिया गया था। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा राज्य के विधानमंडल की या संसद की कार्यवाहियां होनी चाहिए, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त हो, लेकिन उनका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद अवश्य पब्लिश किया जाएगा। किसी भी राष्ट्रपति की अनुमति से
किसी भी स्टेट का गवर्नर वहां के हाई कोर्ट के निर्णयों को, डिसीजंस को हिंदी में या फिर उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को उन्होंने अपनी सरकारी भाषा के रूप में अपना रखा है, उसको अपना सकते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश पब्लिकेशन भी इंग्लिश में उसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी बातें इस संसदीय समिति के निर्माण के बाद या 1963 या 1965 के अधिनियम के बाद पारित की गई थी। लेकिन 1965 के बाद की 15 साल तक अंग्रेजी के प्रभुत्व या अंग्रेजी में कार्यवाही, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग की बात की गई थी। तो उसके बाद हिंदी का विरोध होना शुरू हो गया था कि 65 के बाद तो ये हो गया था कि हिंदी को पूर्णतः राजभाषा का दर्जा तब प्राप्त हुआ, तो हिंदी का विरोध भी स्टार्ट हो गया था। और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर इस चीज का विरोध देखने को मिला था तो वो था मद्रास में, जो तमिलनाडु है अब रिसेंटली, वहां हिंदी के विरोध में बहुत हिंसात्मक घटनाएं भी हुई थी कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र था, वो अपनी तमिल तेलुगु भाषा को ही प्राथमिकता ज्यादा देता था। और इसीलिए 1965 में नेहरू जी की डेथ के बाद हिंदी भाषी लोगों को लाल बहादुर शास्त्री ने भी आश्वासन दिलाया था कि उनकी रीजनल जो लैंग्वेज है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, हिंदी उनके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। उनके राज्य के कार्य क्षेत्र, वहाँ उनका जुडिशरी सिस्टम का भी सारा फंक्शनिंग उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही रहेगा। लेकिन 1967 में फिर इसी प्रोविजन या इसी आश्वासन के लिए एक परिवर्तन किया गया था, बदलाव किया गया था और ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था? सभी स्कूलों में अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाएगा। लेकिन बहुत ये सभी स्टेट्स पे कंपलसरी नहीं था, इसीलिए जैसे कि हम हरियाणा में है, हरियाणा में तो हम सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं स्कूल लेवल पे, हम हरियाणवी नहीं पढ़ते क्योंकि हम हिंदी को अच्छे से समझते हैं। फिर स्टेट और सेंटर के बीच जो भी ऑफिशियल काम होता है वो अंग्रेजी में ही चलता रहेगा। और संसद में लेकिन जो संसद का सारा काम था वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होता रहेगा। लेकिन संघ की, सेंटर की जितने भी एग्जाम होंगे वो तीनों लैंग्वेजेस में होंगे। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला में क्वेश्चन पेपर मिलेगा सब बच्चों को, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी और उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी। और हमारी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही फैक्ट है, दोबारा से उस ट्राई लैंग्वेज को हर जगह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे इंडिया में कि सबकी क्षेत्रीय भाषाएं कंपलसरी रूप से उन्हें पढ़ाई जाए। फिर 1967 का ये जो संशोधित स्वरूप था, इस संशोधित स्वरूप में उत्तर भारत में स्थिति परिवर्तित होगी, क्योंकि उत्तर भारत में तो हिंदी समझते थे, बोलते थे बड़ा अच्छे से। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक हिंदी सेना की स्थापना की गई, जिसने बड़ा एक व्यापक आंदोलन किया था। और वो व्यापक आंदोलन था कि जो साउथ की जो स्टेट्स है जो हिंदी के विरुद्ध आंदोलन कर रही है, उनके अगेंस्ट ही था हिंदी सेना का आंदोलन। कि हिंदी सेना मानती थी कि हिंदी को जब संविधान ने राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया है तो कोई स्टेट है ऐसा नहीं हो सकता जो इसको नहीं मानेगा, और जो नहीं मान रहा इट मींस वो इंडिया की इंटीग्रिटी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो उत्तर और दक्षिण भारत 2 भागों में बट गया था। और इसी अन्ना द्रुमाई, द्रुमुक पार्टी का नेता था ना, डीएमके पार्टी का, द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म, जिसको द्रुमुक के नाम से जानते हैं, अन्ना द्रुमाई उनका मुख्यमंत्री था। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था और साउथ में हिंद सेना का मुकाबला करने में या साउथ में हिंदी के प्रचार विरुद्ध आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी तरह का बंगाल में भी देखा गया था, या फिर द्रुमुक के करुणानिधि जो सीएम बने थे बाद में, उनके द्वारा भी इसी तरह का आंदोलन किया गया था कि उन्होंने 17वें अनुच्छेद की प्रतियों को जलवाया था, क्योंकि भाषा से संबंधित सारे आर्टिकल्स हमारे पार्ट 17 में है। तो उसको इसीलिए उनको पार्टी से भी निष्कासित, संसद सदन से भी निष्कासित किया गया था। संवैधानिक जुर्माना भी लगाया गया था उनके ऊपर कि उन्होंने संविधान की प्रति को जलाया है। लेकिन जब जनता दल की सरकार आई तो तब भाषा की राजनीति ने एक अलग रुख लिया, क्योंकि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार आई थी।
और उस गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन मोरारजी देसाई एक हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में हिंदी भाषा को ही संपर्क भाषा के रूप में यूज किया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि संपूर्ण राजकाज की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए, एजुकेशन प्रोसेस के लिए जो रीजनल लैंग्वेज है वो एज इट इज रखी जाएगी। किसी भी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं होगा कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जाएगी। 1965 के बाद जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती थी, उन्हें ये लगने लगा था कि हिंदी उनके ऊपर अब जबरदस्ती थोपी जाएगी, कि हिंदी उनके ऊपर नहीं थोपी जाएगी। उनकी रीजनल लैंग्वेज में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनका जुडिशरी सिस्टम की फंक्शनिंग चलती है। लेकिन 1980 में फिर से जब इंदिरा गांधी की सरकार आने पर गैर हिंदी जो स्टेट्स थे उनको दोबारा से विश्वास, कांग्रेस ने भी फिर इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी समान रूप से महत्व दिया जाएगा, उनको भी विकसित किया जाएगा। और यही प्रावधान फिर अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में वर्णित कर दिए गए थे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए हम क्षेत्रीय भाषाओं की अवहेलना नहीं करेंगे। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित होने में कुछ बैरियर्स थे, और वो बैरियर्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल था राजनीतिक इच्छा की कमी। जैसे कि साउथ स्टेट्स जो थे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी ही उस आंदोलन में शामिल हो गई थी कि हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे। अगर वो कोऑपरेट करते तो पूरे भारत में हिंदी को लागू करवाया जा सकता था। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं के प्रति हीन भावना, कि हिंदी को क्या मानते थे कि ये इंफीरियर है, या तो अंग्रेजी को ही अडॉप्ट रखो या फिर रीजनल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करो। हिंदी में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इस लैंग्वेज के बेसिस पे कम्पीट कर सकते। नेक्स्ट, स्पष्ट एवं सुदृढ़ राष्ट्रीय नीति की कोई क्लियर या फिर स्ट्रॉन्ग ऐसी नेशनल पॉलिसी का निर्माण भी नहीं किया गया हिंदी को लागू करवाने के लिए, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनी, जो भी नीति बनी, उस सब में इस चीज को कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी निरंतर रखा जाएगा और क्षेत्रीय भाषाओं को भी समान रूप से महत्व प्रदान किया जाएगा। इसीलिए हिंदी को पूर्ण रूप से आज भी हमारे देश में एक राष्ट्रभाषा, राजभाषा का स्थान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सीमित रूप में करने की बात की गई, लेकिन इसको पूर्णतः नष्ट करने की बात नहीं की गई कि 1960 के बाद 65 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग होगा ही नहीं। अब तो प्रयोग बढ़ता जा रहा है। फिर राजनीतिक स्वार्थ की जो रीजनल पार्टियां थी, स्टेट पार्टियां थी, वो अपनी अपनी स्टेट की लैंग्वेज को ज्यादा महत्व देने लगी, और इसीलिए आज भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है कि हर स्टेट अपनी भाषा को ज्यादा महत्व प्रदान करवाने के लिए उसमें शामिल करवाता गया, दबाव डाल। फिर प्रत्येक भाषा की जो संस्कृति है वो भी अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, कहीं पोंगल होता है, कहीं एक। हाँ बोलो बेटा। ये जो लैंग्वेज का है ये कौन सी लिस्ट में आएगा मैम, कॉन्करेंट में या स्टेट वाले में? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट करो। लैंग्वेज का पार्ट मैम कौन सी लिस्ट में आएगा? 17 में है बेटा लैंग्वेज का। लिस्ट में मैम, कॉन्करेंट में या फिर स्टेट लिस्ट में? लैंग्वेज हमारा इसमें आता है, लैंग्वेज देखना पड़ेगा बेटा एक बार। भाषा शायद इसमें है, सेंटर के संग में है, देख के बताती हूँ। सारे सब्जेक्ट्स तो याद, सारे सब्जेक्ट्स तो याद नहीं होते ना, जो मेन मेन होते हैं वही याद होते हैं। एक बार लिस्ट को देखना तब पता चलेगा। फिर स्टेट लेवल पे जो एजुकेशन प्रोसेस था कि स्टेट में और सेंटर के एजुकेशन प्रोसेस में डाइवर्सिटी थी, उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस को एज इट इज बनाया गया था, और वो भी सभी स्टेट्स में इक्विवेलेंट नहीं था। जैसे ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था, लेकिन हरियाणा में तो 2 पढ़ाई जाती थी, पंजाब में 3 पढ़ाई जाती है, वहां पंजाबी एक तरीके से कंपल्सरी। इसीलिए जो राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हुआ था 1961 में, उसमें ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले को या इसकी सिफारिश को इसीलिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी
कि देश में भाषा के नाम पर ये जो दंगे हो रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश हो रही है, या हिंदी को ही माना जा रहा है कि ये लैंग्वेज इतनी सुपीरियर नहीं है, उस मुद्दे से सबको प्रॉब्लम निजात मिल सके, देश को हानि ना हो, आंतरिक दंगे फसाद। इसीलिए भारत को एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री बोला जाता है। यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी यहाँ की राष्ट्र भाषा है, लेकिन स्कूलों में एज रिसेंटली अगर सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदी को सबसे लोअर कैटेगरी दी है। हिंदी में खुद बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते अगर कोई दूसरा पढ़ाना भी चाहे, क्योंकि हिंदी में क्या दिखता है कि स्कोप नहीं है आगे। हिंदी को खुद हम उस तरीके से महसूस करते हैं कि नहीं, हिंदी में हमें आगे जाकर कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्कोप्स नहीं। अब है लिंग्विज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स की। ये सारा जो हमने लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज कमीशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स के हैं, ये लिंग्विज्म इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर, सारे के सारे वही हैं जैसे कि हमने रिलीजन किया है और स्टेट किया है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा फोकस थी, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के कंपैरिजन स्टेट पे ज्यादा फोकस। जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और इस रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की भाषा के आधार पर सबसे पहले राष्ट्र का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश का। वहां पर 1952 में तेलुगु भाषी जो लोग थे, पहले तेलुगु और तमिल ये मद्रास में ही इंक्लूड था, जिसको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग प्रदेश बना दिया गया था कि मद्रास था एक कंप्लीट पोर्शन। 1952 में जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था अपने नेता पोती श्रीरामुलु के नेतृत्व में कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, और रामलू ने आमरण अनशन किया था और इनकी डेथ हो गई थी, और मजबूरन सरकार को, नेहरू जी को 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का ही गठन किया गया कि 1956 में संसद ने, पार्लियामेंट ने एक राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया, और उसके अंतर्गत 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई गई थी। लेकिन वो 14 भी बाद में विभाजित होते होते आज 28 हो चुके हैं। इसमें आंध्र प्रदेश के बाद सबसे पहला विभाजन फिर हुआ 1960 में बम्बई का, जिसमें से 2 स्टेट बने, महाराष्ट्र गुजरात। नागालैंड 62 में, फिर पंजाब का 1966 में, हरियाणा बना 70 में, हिमाचल प्रदेश, और रिसेंटली माना जाता है तेलंगाना। जो सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, उसी में से निकल के नेक्स्ट बना है 2003 में तेलंगाना, लास्ट जिसको 28वां प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट है भाषाई राज्यों में झगड़े, कि लैंग्वेज के बेसिस पे झगड़े, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का सबसे बड़ा झगड़ा है चंडीगढ़ को लेकर। दोनों की कैपिटल एक है। चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो हम मानते हैं कि पंजाबी कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट करती है, वहां पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाब चाहता है चंडीगढ़ सिर्फ उन्हीं की कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा की इकोनॉमी पंजाब पे, चंडीगढ़ पे बहुत डिपेंड है, वो चंडीगढ़ छोड़ना चाहिए। इसी तरह से बेलगांव का मुद्दा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। बेलगांव में ज्यादातर कर्नाटक की आबादी नहीं रहती है, लेकिन वो महाराष्ट्र के लिए एक पोर्ट की जहाजों के आयात निर्यात का सबसे बड़ा साधन है, वो नहीं छोड़ सकते। इसी तरह असम की पॉपुलेशन में कुछ बांग्ला लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो बांग्लादेश के भी बसे हुए हैं असम में, और कुछ असमी भाषा का, इसलिए उनके बीच हमेशा विवाद चलते रहते। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण भारत। उत्तर दक्षिण भारत क्या है? उत्तर भारत उसको माना जाता है जो हिंदी को समझता है और बोलता है। दक्षिण भारत कौन सा है? जो अंग्रेजी या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ज्यादा महत्व प्रदान करता है। उत्तर और दक्षिण के बीच की भी संकुचित भावनाएं हैं, दोनों के बीच नैरो फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा विरोध। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं द्वारा मान्यता की मांग, की आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को अप्रूवल दी हुई है। टाइम टू टाइम डिमांडें उठती रहती हैं, उनको मान्यताएं देते रहते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि किसी एक नेशनल लैंग्वेज को पूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती।
फिर है विभिन्न राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन जो तमिलनाडु में देखे गए, बांग्लादेश में देखे गए, ईस्ट कंट्री सेवन सिस्टर्स में सबसे ज्यादा देखे गए। फिर दबाव समूहों का जन्म। दबाव समूह जैसे महाराष्ट्र की संयुक्त महाराष्ट्र समिति थी, गुजरात की महागुजरात जनता परिषद, गुजरात में भी हिंदी नहीं बोली जाती, वो उन्होंने भी गुजराती को एक रीजनल लैंग्वेज को 22 भाषाओं में जगह दिलवाई हुई है। पंजाब हिंदी के कंपैरिजन पंजाबी को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, और इन्हीं बेसिस पे इनकी पॉलिटिकल पार्टियां भी बन रखी हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां कुछ ऐसे स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स भी हैं जो दबाव डालते हैं, और इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स के दबाव की वजह से ही आज कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस है। डेंजर टू नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को खतरा, क्योंकि भाषा के नाम पे अगर देखा जाए ना तो हमारा देश एक नहीं है। अगर लैंग्वेज के मुद्दे को लेकर अगर कोई इशू खड़ा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो सभी स्टेट्स एक साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती एक दूसरे की लैंग्वेज। नॉर्थ साउथ को नहीं समझ सकता, ईस्ट वेस्ट को नहीं समझ सकता, तो इंटीग्रिटी या यूनिटी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट है आंदोलन, हिंसा, आमरण, व्रत। जैसे कि आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाने के लिए रामल्लू ने आमरण अनशन किया था, उनकी डेथ हो गई थी। इसी तरह से अब तेलंगाना को बनवाने के लिए किए गए थे। तो ये आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर देते हैं कि भाषा के नाम पे हमारा एक अलग बना है। जैसे श्रोमणी अकाली दल चाहता था कि पंजाब से पंजाबियों का हो, हरियाणा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, वहां विरोध स्टार्ट हुआ तो हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया। फिर नैरो रीजनल इंटरेस्ट, कि ये सारे दंगे फसाद या इश्यूज क्यों खड़े होते हैं कि चाहे प्रेशर ग्रुप हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो बहुत नैरो रीजनल इंटरेस्ट है कि वो सिर्फ अपने हित के लिए राष्ट्र हित की नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है या नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय दर्जा जिस लैंग्वेज को मिला होता है उनकी एक साहित्य अकादमी होती है, उस साहित्य अकादमी से उन्हें फंड भी मिलता है। लास्ट आता है कि लैंग्वेजिज्म के जो बैरियर्स है या लैंग्वेजिज्म की वजह से जो होते हैं वो एक रीजनलिज्म की फीलिंग को भी डेवलप करते हैं। क्षेत्रीयवाद, भाई भतीजावाद या भूमिपुत्र। नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे आप क्षेत्रीयवाद, जब पढ़ोगे तो भूमिपुत्र कि नहीं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो श्रेष्ठ है, हमारी लैंग्वेज श्रेष्ठ है, हम दूसरों से सुपीरियर है, तुम्हारी लैंग्वेज है, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं, हमारी लैंग्वेज ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारी ग्रामर ज्यादा अच्छी है, हमारी वोकैबुलरी ज्यादा अच्छी है। तो ये सारी चीजें क्षेत्रीयवाद की भावना को विकसित है। तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेजिज्म